हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट बीन्स पे। मेरा नाम आशीष कपलेश जी। आज हम बात करेंगे हमारे एक्सरसाइज पार्ट 4 की। याद होगा पिछले सेशन में हमने पार्ट 3 यानी कि एक्सरसाइज के पार्ट 3, देखो एक्सरसाइज को मैंने 4 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया था ताकि काम आपके लिए आसान हो जाए। अराउंड कुछ 39 क्वेश्चंस थे, तो मुझे लगा भाई टुकड़ों में बांट दे तो तुम्हारे लिए काम आसान होगा, है ना, इतना ज्यादा बर्डन नहीं आएगा। सो यस, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर नंबर 11 ग्रेविटेशन, और आज एक्सरसाइज 4 जो कि आखिरी पार्ट होगा यहां पे इस चैप्टर का, ठीक है, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो बिफोर दिस स्टार्टिंग दिस पार्ट, मैं बस चाहता हूं कि आप लोगों के पास पेन और पेपर जरूर हो, सो दैट कोई भी क्वेश्चन आएगा वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, देखेंगे क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, चलिए भाई, तो शुरू करते हैं आज की कहानी विद द क्वेश्चन नंबर 31। लास्ट टाइम पे क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने इसको रोक दिया था। ठीक है, a Mars satellite moving in a orbit of radius 9.4 into 10 की power 3 kilometer takes 27540 seconds to complete one revolution। भाई मार्स का कोई सैटेलाइट होगा, तो मार्स का जो सैटेलाइट है वो एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है जिसका रेडियस दे दिया है हम लोगों को, और इस सैटेलाइट को इतना टाइम लग रहा है टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। कैलकुलेट द मास ऑफ द मार्स। अर्थ की बात नहीं कर रहे, मार्स की बात कर रहे हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? भाई इसके लिए एक रिलेशन था, अगर आपको याद हो तो एक रिलेशन हम यहां पे कंसीडर करते थे। इसके लिए याद आया आपको कुछ? लास्ट सेशन में भी बताया था, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम, वे यहां पे आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है, m mass of Mars and g universal gravitation constant। t टाइम पीरियड, एक चक्कर काटने में जो समय लगता है इसको टाइम पीरियड कहते हैं। एक चक्कर काटने में जो समय लगता है इसको टाइम पीरियड कहते हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था ये रिलेशन कहां से आया, तो भैया अगर रिलेशन पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो एक बार पुरानी वीडियो जरूर देखना। लास्ट सेशन में मैंने बताया था रिलेशन कहां से आया। वैसे कोई टफ बात नहीं है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी वाली रिलेशन से आता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का रिलेशन आपको पता होता है, फिर टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा करके हम इसको निकाल लेते हैं। क्या क्या गिवन है मुझे? हाँ जी, गिवन दैट द रेडियस टू बी 9.4 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर्स। मेरे बच्चे क्या मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लूं? ऐसा यूनिट में काम चलेगा तो अच्छी बात है हमारे लिए। तो इसको हमने मीटर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। 9.4 इंटू 10 का पावर 3 किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 1 किलोमीटर में 10 की पावर 3 मीटर होगा। 9.4 10 का पावर 6 मीटर, दिस इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। अपार्ट फ्रॉम दिस बेटा, एक चक्कर काटने में जो समय लगता है इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। सो टाइम पीरियड विल बी और 27540 सेकेंड्स। सो टाइम पीरियड भी आ गया हमारे पास, रेडियस ऑफ ऑर्बिट भी है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, बच्चा जानता है ये वाली बात। तो जी का वैल्यू 6.6 ले लेना, काम आसान हो जाएगा। 10 का पावर माइनस का 11। यूनिट क्या होती है भाई? यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बहुत ही बेहतरीन। तो चलिए भाई, जी भी हमारे पास में। और कुछ चाहिए? पाई का वैल्यू तुम्हें पता है ना? आज जानते हैं 3.14। चलिए भाई, ये रही वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज उठा के इस फॉर्मूले में लिख दो, काम बन जाएगा। मास निकालना है आप लोगों को, ठीक है, आपको m कैलकुलेट करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है अब इसको कैलकुलेट करना। ठीक है, कर लोगे? सॉल्व करें अगले पेज पे। मैं तुम्हें लास्ट तक लाके छोड़ूंगा, उसके बाद कैलकुलेशन तुम्हें खुद से करनी पड़ेगी। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं कराऊंगा मैं तुम्हें ना। सो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब डिवाइडेड बाय जीएम। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ जब मैंने स्क्वायर किया तो यहां पे बनेगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम। सो m इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी टी स्क्वायर।
पुट द वैल्यूज। सो मास बनता है 4 बेटा पाई स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब। आर क्यूब कितना है मेरे बच्चे? 9.4 10 की पावर 6 का होल क्यूब। 9.4 इंटू 10 की पावर 6 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 6.6 10 का पावर माइनस का 11 मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड का स्क्वायर। टाइम पीरियड कितना था? 27540 27540 का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, करना है आप लोगों को खुद से। करोगे ना कैलकुलेशन कि वो भी मैं करके बताऊं? थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर सकते हो। चलो मैं थोड़ा और हेल्प करता हूं। स्मार्ट वर्क करोगे है ना, तो पाई का जो स्क्वायर होता है बेटा, पाई का जो स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू बनती है 9.8 समथिंग समथिंग। अप्रोक्सीमेटली आप इसको 10 लिख लेना, काम बन जाएगा। तो मास बनता है 4 इंटू 10 अप्रोक्सीमेटली, है ना बेटा। पाई स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेना, क्योंकि जब सॉल्व करते हो तो 9.8 समथिंग बनती है इसकी वैल्यू। तो 4 इंटू 10 इंटू 9.4 इंटू 9.4 इंटू 9.4 करना है आपको। 4 4 16, 9 4 36, 37, 9 4 36, 9 9 81, 82, 83, 84। सो मेरे बच्चे यहाँ पे बनेगा 7 6 13 होते हैं, 4 3 7 1 8 होते हैं, 8 8 3 6 मल्टीप्लाई बाय अगेन 9.4, यहाँ पे डॉट यहाँ लगेगा। 6 4 24, 4 3 12, 13 14, 8 4 32, 1 33, 8 4 32, 33 34 35 एंड अगेन यहाँ पे सॉल्व किया 9 6 54, 9 3 27, 28 29 30 31 32, it comes out with 32। और यहाँ पे 9 8 72, 73 74 75, again 9 8 72, 73 74 75 76 77 78 79। सो 4 4 8 3 2 5 5 5 10 9 3 13 और यहाँ पे 8 1 2 3 1 2 3। सो इट कम्स आउट बी 830.584। कितना बनेगा मेरे बच्चे ये? 830.584। बहुत ही बेहतरीन। तो लिख दो यहां पे मैं इसको 830.584, 830.584 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 6 3 18 होता है सर। बहुत ही शानदार। डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 10 का पावर माइनस का 11 मल्टीप्लाई बाय 2754 इंटू 2754। इतनी खतरनाक कैलकुलेशंस आ रही है अब हमारे पास, क्या ही करे पर, है ना। 2754 2754, 4 4 16, 5 4 20 21, 7 4 20 29 30, 4 2 8 9 10 11, 5 4 20, 25 26 27, 5 7 35 36 37, 5 2 10 and this 13, 7 4 28, 7 5 35 36 37, 7 7 49 50 51 52, 7 2 14 and 5 19 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। सॉल्व के इसको हमने 4 2 8 होते हैं, 5 2 10 होता है एंड 7 2 14 1 15 होता है, 2 2 4 1 1 5 हो जाता है। बहुत ही बेहतरीन। तो यहाँ पे 6 1 8 7 15, 7 7 14, 15 16 16 और 8 24 होते हैं और 3 2 5 6 7 8 ये हो जाएगा। 9 1 10 5 15 यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे 7 5। सो 7 5 8 4 5 1 6। आई थिंक यही होगा। एक बार तुम जरूर चेक कर लेना इसको, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, बाकी तुम लोग एक बार चेक जरूर कर लेना, ठीक है। अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस चीज पे। अप्रोक्सीमेटली आप देखना इसका आंसर 6.5 इंटू 10 का पावर और कितना बनेगा ये इंटू 20। ये माइनस का 11 भी ऊपर चला जाएगा। चलो भाई इसको भी इससे मार देते हैं। 17 27 27 कुछ कितना बनेगा पॉइंट्स वगैरह लगा के 23 kg, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली देखो भाई मुझे पता है आंसर यही आना है, बट तुम ये कैलकुलेशन कर लेना और एक बार चेक जरूर करना कि यार ये कैलकुलेशन सही किया था कि नहीं किया था, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द कैलकुलेशन नाउ। कॉन्सेप्ट तो बड़ा सिंपल था, कैलकुलेशन ही हार्ड होती है बस हमेशा, है ना। देख लो भाई हम जेई वालों के यही हाल है ना। सो कैलकुलेशन हार्ड होती है, बाकी फॉर्मूला देखो सिर्फ एक नॉर्मल सा फॉर्मूला, एक मामूली सा फॉर्मूला लगना था, उसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। अब यहां पे आके बिल्कुल एकदम हालत खराब हो जाती है फिर, है ना। सोचना पड़ता है हे भगवान ये क्या कर लिया, अब इसको कैसे करेंगे। अब कुछ बहुत लोग दिमाग लगाएंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क में अप्रोक्सीमेशन में काटने की कोशिश करेंगे। कर सकते हो, नो डाउट, मना नहीं है बेटा, बिल्कुल करिए आप, स्मार्ट वर्क कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है।
तो तुम कर लेना भाई इसको कैलकुलेट, 6.5 10 की पावर 23 kg बनेगा फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 31 समाप्त होता है। नोट कर लीजिए जल्दी से। किया नोट सभी ने? पक्का? यहां पे आइए, ये भी नोट कीजिए। कर लिए भी नोट सभी ने? पक्का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहा गया है अ सैटेलाइट हैविंग द मास ऑफ 1000 kg इज सपोज टू ऑर्बिट द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 2000 किलोमीटर। भाई एक सैटेलाइट है जिसका मास अराउंड 1000 kg का है एंड इट इज सपोज्ड टू ऑर्बिट द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 2000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से 2000 किलोमीटर ऊपर वो सैटेलाइट ऑर्बिट करता है। पहली चीज फाइंड इट्स स्पीड, सेकंड चीज इट्स काइनेटिक एनर्जी, तीसरी चीज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, चौथी चीज जो है टाइम पीरियड। इफ द मास ऑफ द अर्थ इज गिवन एज 6 × 10 की पावर 24 kg। तो बेटा बड़ा सिंपल सा फंडा है, यहां पे भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। अभी तक के क्वेश्चंस में तुम देख रहे हो कि ऐसा वो नहीं पूछ लिया कि भाई हाय रब्बा कैसे करेंगे इसको सॉल्व, है ना, ऐसी वाली चीजें नहीं है इसमें। बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तो बेटा यहां पे कोई सैटेलाइट एंड इट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ। सो दिस इज द सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ। ये सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से 2000 किलोमीटर्स ऊपर है। अर्थ की सरफेस से ये सैटेलाइट 2000 किलोमीटर्स ऊपर है। तो वी नो बेटर कि ये कुछ स्पीड से चलेगी विच वी कॉल्ड एज द ऑर्बिटल स्पीड। ये सैटेलाइट जो है कुछ स्पीड से चलेगी विच वी कॉल्ड एज द ऑर्बिटल स्पीड। अर्थ का रेडियस तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, इट विल बी 6400 किलोमीटर्स। सो नाउ इस सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल रेडियस है ना, रेडियस ऑफ ऑर्बिट या ऑर्बिटल रेडियस बोलते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। इस सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल रेडियस है डिनोटेड बाय स्मॉल r इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस का हाइट h। स्मॉल r विल बी अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर्स प्लस का सरफेस से कितनी हाइट पे 2000। सो रेडियस ऑर्बिट है ना, ऑर्बिटल रेडियस जो होगा इसके लिए 8400 किलोमीटर्स। इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द मीटर तो आपको 10 की पावर 3 लगाना पड़ेगा एंड इट विल बी 84 इंटू 10 का पावर 5 मीटर। मेरे बच्चे ये है रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका रेडियस है बेटा 84 इंटू 10 की पावर 5 मीटर। बहुत ही शानदार। और सैटेलाइट का मास दे रखा है क्या? हाँ सर बिल्कुल, मास ऑफ द सैटेलाइट इज गिवन एज 1000 किलोमीटर केजीज। पर अभी मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। पहली चीज जो मैं फाइंड करने जा रहा हूं इट्स ऑल अबाउट द क्या है, स्पीड। बेटा इसकी स्पीड क्या होगी? ऑर्बिटल स्पीड के बराबर विच इज गिवन बाय √of gm डिवाइडेड बाय r। याद आया कुछ? दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड। एस्केप वेलोसिटी भी तो ऐसी होती थी बट उसमें 2 आ जाता था साथ में, है ना। सो इट इज योर ऑर्बिटल स्पीड। तो चलिए भाई पुट करते हैं इसको, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। तो सर जीएम की जगह g इंटू आर स्क्वायर लिख दूं क्या, डिवाइडेड बाय स्मॉल r। सिंस gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल g, तो यहां से बेटा r स्क्वायर को वहां ले जाओ तो gm हो जाता है g इंटू आर स्क्वायर, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। r क्या हो जाएगा बेटा? अर्थ का रेडियस हो जाएगा ये। तो v नॉट विल बी रेडियस ऑफ द अर्थ, तो बाहर आ जाएगा और अंदर की कहानी √of g बाय r। अर्थ का रेडियस वी नो बेटा इट इज 6400, ठीक है। तो ये तो बाहर आ जाना था, वैसे भी तो काम बन गया। चलो अगले पेज पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो वी नॉट कैन बी रिटन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी 6400 किलोमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया इसको हम लोगों ने। √of g का वैल्यू क्या लिखे? 9.8 लिख लिया सर, डिवाइडेड बाय 84 इंटू 10 की पावर 4। एक काम करो, पॉइंट हटा दो, एक 0 और आ जाएगा। तो इससे ऑर्बिटल वेलोसिटी बनेगी 64 इंटू 10 का पावर 5 अंडर रूट में 2 इंटू बेटा 98 को लिखता हूं 2 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 84 इंटू 10 का पावर 6। ये 49 भी बाहर आ जाएगा, इट विल बी 64 इंटू 10 का पावर 5 इंटू 7 और ये 10 की पावर 6 बाहर आ जाएगा, 10 का पावर 3 बनाएगा। कहानी में अंदर बचता है 2 डिवाइडेड बाय 84, ठीक है। सो 242 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√42, 7 6 42 होता है। चलो भाई क्या करेंगे उसका हम लोग। सो 6400 इंटू 7 डिवाइड बाय √42। कहानी क्या मीटर पर सेकंड में चला सकते हैं हम लोग? कहानी को मीटर पर सेकंड में चला दें
चला दो सर, क्या जा रहा है। चलिए भाई, सो रूट 42, 7 6 42 होता है, रूट 7 वहां चला जाएगा, रूट 6 यहां चला जाएगा। कोई फायदा है उससे? नहीं है ना। चलिए भाई, एनीवेज इसको सॉल्व करें तो 42 क्या बनेगा, 7 7 49 होता है, 6 6 36 होता है, तो 6 और 7 के बीच में कोई वैल्यू आएगी मेरे बच्चे। अगर मैं 6.2 इंटू 6.2 करूं तो इट विल बी 4 एंड 6 2 12, 6 2 12, 6 6 36, 37। सॉल्व किया इट विल बी योर 38.44। 6.2 इंटू 6.2 किया तो 38.44 आ रहा है, मुझे तो 42 चाहिए। सो आई थिंक यहाँ पे 6 कितना करें, 6.6 कर लूं, मल्टीप्लाई बाय 6.6, 36 37 38 39 693। लेट्स सी क्या बनता है, 9 6 15 होते हैं, 9 4 13 होते हैं, है ना, एंड इट विल बी दिस विल। ओहो ये तो ज्यादा हो गया, तो 6.5 इंटू 6.5 कर लेते हैं। 5 5 25, 6 5 30, 31 32, 6 5 30, 6 6 36, 37 38 39। हाँ ये सही है, 9 10 11 12, हाँ ये सही आ रहा है सर, 42.25। तो 6.5 इंटू 6.5 कर लेते हैं। सो इट कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज 6400 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 6.5। क्लियर है ये बातें? चलिए भाई, तो अब देखो भाई ये 64 ये 6.5, मक्कारी कर लें थोड़ी सी और मक्कारी, थोड़ी सी और। पॉइंट हटा दिया, एक जीरो लगा दिया, 64 से ये 65 मार दिए, थोड़ी सी मक्कारी कर रहा हूं मैं और कुछ नहीं। सो V नॉट इज लेफ्ट विद अप्रोक्सीमेटली 7000 मीटर पर सेकेंड, 7000 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, और 7 किलोमीटर्स पर सेकेंड, दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड। पहली चीज हमने फाइंड आउट कर ली बेटा। तो हमें पहली चीज जो मांग रहा था, स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, इट विल बी 7 किलोमीटर्स पर सेकेंड, 7 किलोमीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। चलिए भाई बेहतरीन है ना। देखो भाई रूट 42 अप्रोक्सीमेटली 6.5 आ रहा था, एक्चुअली ये 6.5 भी नहीं होना था, 6.4 समथिंग होगा, है ना, 6.43 हो सकता है, 6.45 हो सकता है, ऐसा कुछ बनेगा। तो ये 64, ये 6.4, अरे मार दो सीधा यार, आंसर में सिर्फ ये रह जाएगा। अप्रोक्सीमेटली स्मार्ट वर्क किया हम लोगों ने। तो आंसर विल बी 7 किलोमीटर्स पर सेकेंड, दिस इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। सेकेंड चीज वो मांग रहा है, इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हम काइनेटिक एनर्जी नहीं बता पाएंगे? अरे बिल्कुल बता पाएंगे सर, काइनेटिक एनर्जी भी। चलिए भाई, तो सेकंड चीज वो मांगता है काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ इंटू मास ऑफ द सैटेलाइट इंटू ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट का स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ इंटू, बेटा मास कितना है सैटेलाइट का, 1000 इंटू 7 का स्क्वायर 49, और ये किलोमीटर्स में था, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द मीटर, तो बेटा 10 का पावर 6 हो जाएगा ये, ठीक है। सो इट कम्स आउट बी लाइक 49 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 का पावर 9 जूल, ठीक है। 49 मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 7000, 7 इंटू 10 की पावर 3 का स्क्वायर, 49 इंटू 10 की पावर 6। सो 49 डिवाइड बाय 2 कैन बी रिटन एज 24.5 इंटू 10 का पावर 9 जूल। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी बेटा। क्या यही होता है, देख लो, 24 4 48 होता है, लेकिन 24.5 करोगे तो 49 बनेगा, 10 का पावर 9 जूल। दिस इज द आंसर फॉर दिस। काइनेटिक एनर्जी निकालिए, हाफ एम वी नॉट करके। मास ऑफ द सैटेलाइट क्वेश्चन में दे रखा था, इट्स योर 1000 kg, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी में निकालिए। इस हाइट पे अगर वो आपसे पोटेंशियल एनर्जी मांगता है तो कैसे निकालोगे? इस हाइट पे अगर वो आपसे पोटेंशियल एनर्जी मांग रहा है, तो यार पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। सो तीसरी चीज जो पोटेंशियल एनर्जी वो मांग रहा है, इट इज गिवन बाय माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। कैपिटल एम इज द मास ऑफ द प्लैनेट, स्मॉल एम इज द मास ऑफ द सैटेलाइट, आर इज द ऑर्बिटल रेडियस। जी का वैल्यू तो पता ही है सभी को, तो इसको लिखा गया माइनस का 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस का 11 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द सैटेलाइट, ओ सॉरी अर्थ है ना, तो मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10 की पावर 24, 6 10 का पावर 24 इंटू मास ऑफ द सैटेलाइट 1000 डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल रेडियस 8400 किलोमीटर्स है, मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे 1000 से। चलिए भाई, तो यहां पे देखो भाई 1000 से तो 1000 मर जाता है,
और 6 से भी कट जाएगा क्या ये? हाँ बट बिल्कुल कटेगा। 6 1 जा 6, 2 यहाँ पे आएगा, 6 4 जा 24। ठीक है, अब यहाँ पे 6.67 है, इसको अप्रोक्सीमेटली लिखिए 6.6 इंटू बेटा 24 माइनस 11 कितना होता है 13 डिवाइड बाय 1400। अरे 24 माइनस 11 13 ही होता ना। पॉइंट हटा दिया, एक जीरो और लगा दिया, 2 7 जा 14 33 है ना, तो बेटा ये बनेगा 11.5 है 22। अरे यार 33 7 3 जा 21 7 4 जा 28 7 5 जा 35, 4 से काटते सर, 7 4 जा 28 29 30 31, तो बेटा यहाँ पे 3 बच जाएंगे, फिर से 0 लगेगा, फिर से 7 4 जा 28 लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 2 आएंगे, 0 लगेगा, 7 2 जा 4.42। सो इट इज योर 4 पॉइंट, वो भी माइनस के साथ लगाना बेटा इसको, इट इज योर माइनस का 4.42 इंटू 10 का पावर 10 जूल। माइनस में आएगी बेटा पोटेंशियल एनर्जी, तो इट विल बी माइनस का 4.42 10 की पावर 10 जूल। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर रहेगी बातें आपको? तो हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी निकाली, काइनेटिक एनर्जी निकाली, ऑर्बिटल स्पीड निकाली। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। व्हाट अबाउट द टाइम पीरियड? व्हाट अबाउट द टाइम पीरियड? तो सर यहां से टाइम पीरियड निकालना भी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम टाइम पीरियड भी निकाल लेंगे। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, विच इज गिवन बाय 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा को निकालते हैं v नॉट बाय आर करके। ठीक है, तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई आर डिवाइडेड बाय v नॉट। चलिए भाई, तो टाइम पीरियड विल बी 2 इंटू पाई इंटू आर इज 8400 किलोमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल स्पीड 7000 मीटर पर सेकेंड। 1000 से तो 1000 मर जाएगा, और 7 6 जा 42 जाएगा कुछ, हाँ सर 12 7 जा 84 होते हैं, बहुत बढ़िया। सो टाइम पीरियड विल बी 24 पाई सेकेंड्स। अब चाहो तो पाई की जगह पुट कर सकते हो आप लोग 3.14, सो 3.14 इंटू 24 करना, 4 4 जा 16 होता है, 4 1 जा 4 1 5 होता है, 4 3 जा 12 होते हैं, 4 2 जा 8 होता है, 2 1 जा 2 होता है, 3 2 जा 6 होता है, 8 5 13 होते हैं, 2 2 4 1 5 होते हैं, और यहाँ पे 7 आएगा और 2 के बाद डॉट आएगा, तो 75.36 सेकेंड, 75.36 सेकेंड्स इज द आंसर फॉर दिस। वो तो सब आपके ऊपर है भैया, आप क्या कर रहे हो उसमें। ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड को आपने मीटर्स पर सेकंड में लिखा, तो हमारे आंसर सब सेकंड में चलेगा सारा। ठीक है, सो 7 2 जा 14 7 7 84, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। एक मिनट जरा रुको, 2 0 को हम लगाना भूल गए। ठीक है, रुको एक मिनट, हम एक गलती करके 2 0 को भूल गए, ये बेचारे 2 0 रह गए यहाँ पे। सो इट विल बी 2400 पाई। हाँ अब सही है। सो कितना किया था भाई, 3.14 और 24 को, तो 7536 सेकेंड्स। ठीक है, तो वैसे तो यहां पे अगर आप पाई के टर्म्स में छोड़ोगे तो भी आंसर बन जाएगा, बट अगर आप पाई के टर्म्स में नहीं छोड़ दो तो भी आंसर बन जाएगा। तो ऐसे कोई वो जरूरी नहीं कि आपको पाई को लिखना ही है, वो आपकी इच्छा श्रद्धा है, पाई के फॉर्मेट में रहने दीजिए, नहीं तो ऐसे कर लीजिए, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, सो टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट भी हमें मिल गया है, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, राइट फ्रॉम हियर, सारी बातें लिखनी है आपको। किया नोट सभी ने? पक्का पक्का ना, झूठ तो नहीं बोले, नोट करो। फिर काइनेटिक एनर्जी निकाली हमने, फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली, फिर टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा करके, ओमेगा को लिखते हैं वी नॉट बाय आर करके, सो 2 पाई आर बाय वी नॉट किया हम लोगों ने, तो हमें टाइम पीरियड मिल गया इससे। बढ़े आगे, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट of a satellite moving with an angular speed equal to the angular speed of the earth rotation। बेटा एक सैटेलाइट है जो अर्थ की जो एंगुलर स्पीड है उतनी ही एंगुलर स्पीड से वो भी घूम रहा है। एक सैटेलाइट उतनी एंगुलर स्पीड से घूम रहा है जितनी एंगुलर स्पीड अर्थ की रोटेशन की होती है। तो सीधी सी बात है, बड़ा प्यार से उन्होंने एक चीज हमें समझा दी, उन्होंने कहा कि भैया एंगुलर स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इज इक्वल्स टू द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ। एंगुलर स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इक्वल्स टू द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ। इसके लिए हमें रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट निकालना है, यानी कि ऑर्बिटल रेडियस हम निकालना चाहते हैं यहाँ पे।
Second चीज, if the satellite is directly above the north pole at some instant, find the time it takes to come over the equatorial plane. बेटा तो इतने टाइम भी बताना पड़ेगा. अर्थ का मास 6 × 10⁴ kg आप कंसीडर कर लीजिएगा. चलिए, बहुत ही बेहतरीन. अच्छा, किसी सैटेलाइट के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता है? किसी भी सैटेलाइट के लिए जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है मैंने आपको बताया था, इट विल बी 2 पाई √r³ डिवाइडेड बाय gm. क्या यही था? और अगर अर्थ की बात करें तो इस कैन बी ऑल्सो रिटन एज √2 पाई r³ डिवाइड बाय gr². अर्थ के लिए हम ये वाले फॉर्मूला भी लिख सकते हैं. अर्थ के लिए हम ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये सैटेलाइट का टाइम पीरियड होता है. चलिए भाई, सो 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ. 2 पाई से 2 पाई मर जाएगा, सो टाइम पीरियड फॉर द सैटेलाइट विल बी इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ. मेरे बच्चे यहां से ध्यान लगा के देखना सारी चीजें, अब पिक्चर शुरू हो जाती है. सैटेलाइट का टाइम पीरियड का फॉर्मूला वहां पे लिखा हुआ है, तुम्हारे आंखों के सामने लिखा हुआ है, देख लो एक बार. सो इट विल बी 2 पाई √r³ डिवाइडेड बाय gr² इज इक्वल्स टू. अर्थ का टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? अर्थ का टाइम पीरियड 24 आवर्स. बहुत बढ़िया. So 24 hours. But sir, we want the answer in seconds क्योंकि हम SI में कन्वर्ट कर रहे हैं. So it can be written as 86400 seconds. 24 hours को लिख सकते हैं 86400 seconds. चलिए भाई, तो हमारे पास रिलेशन आया है 2 पाई √r³ डिवाइडेड बाय g इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 86400. वी हैव टू कैलकुलेट स्मॉल आर कैलकुलेट करना है, पहले दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, जाके सॉल्व होगी फिर कहानी. सो एक काम करें क्या, अगले पेज पे सॉल्व कर लेते इसको. यहां पे मुझे नहीं लगता जगह बचेगी कुछ अपने पास में. सो लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज. सो 2 पाई √r³, 2 पाई √r³ डिवाइडेड बाय g. बेटा यहां पे re का स्क्वायर भी था, विल बी इक्वल्स टू 86400. बेटा स्क्वायर किया दोनों तरफ, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. अगर हम दोनों तरफ ही स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, यहां पे देखेंगे तो 4 पाई स्क्वायर इंटू r³ डिवाइडेड बाय g इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 86400 मल्टीप्लाई बाय 86400. क्लियर रहेगी बातें? क्लियर रहेगी बातें? चलिए भाई, पाई स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली हम 10 लिख लेते हैं, चलता है ना ये तो, इंटू r³ डिवाइडेड बाय g का वैल्यू 9.8 होता है, मक्कारी कर लो थोड़ी सी, 10 ले लो, मल्टीप्लाई बाय अर्थ का रेडियस का स्क्वायर 64 इंटू 10⁵ मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया मैंने इसको ऑलरेडी. ठीक है, मैंने इसको ऑलरेडी मीटर्स में कन्वर्ट किया. तो बेटा यहां से तो ये मर जाएगा, इक्वल्स टू 864 इंटू 864 कितना होता है, कर लो भाई यहाँ पे, 864 इंटू 864. 4 4s are 16, 6 4 24 25, 8 4 32, 33 34, 6 4s are 24, 6 6 are 36, 37 38, 8 6 are 48, 49 50 51. यहाँ पे भी क्रॉस क्रॉस लगा के 8 4s are 32 होते हैं, 8 6 are 48, 49 50 51 and it will be of 51, 8 8s are 64, 65, 69 हो जाता है सीधा ये. सो 6 5 4 9, 8 2 10 4 14 होते हैं, 3 2 5 1 6 होते हैं, 9 5 14 होते हैं, और ये 7 4 6 4 9 6 1 2 3 4. चलिए भाई, इट्स ऑल अबाउट द कैलकुलेशन. मैंने बोला ना भाई, यहाँ पे कहानी जो बिगड़ेगी वो सिर्फ कैलकुलेशन पे ही बिगड़ेगी. ठीक है, तो यहाँ पे इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारा पार्ट उठा के वहां लेके जाइए, इसको उठा के नीचे लेके आइए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर. देखो भाई क्या आंसर आता है इसका. किया ट्राई, क्या बन रहा है भाई? बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा मक्कारी करेंगे यहाँ पे भी हम लोग. चलो पहले ये देख लो, r³ इज इक्वल्स टू, यार इसको मैं एक काम करूं क्या, देखो ये 10⁴ है, इसको लिखा 746 इंटू 10⁴ इंटू 64 इंटू 64 कितना होता है भाई, लिख दूं कैसे, 64 इंटू 64 इंटू 10⁻, बेटा 5 2 10 होता है ना, 10⁻10 डिवाइडेड बाय 4. चलो ये काट देते इसको, कितना टाइम जाएगा, 4 से 16 4 64 होते बेटा, बहुत ही बेहतरीन. यार इधर मैं सोच रहा हूं कुछ दिमाग लगा लूं, 7464
96 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 64 इंटू 10 का पावर 14। ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। क्यों ना मैं इस पूरी इक्वेशन को 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करूं और 10 की पावर 5 से ही डिवाइड करूं। ऐसा करने से क्या मिलेगा, 10 की पावर 5 इसके नीचे लिखिए 746496 अपॉन 10 की पावर 5 1 2 3 4 5 16 इंटू 64 इंटू 10 का पावर 19 हो जाएगा। बेटा 1 2 3 4 5 कैन बी रिटन एज 7.464996 16 इंटू 64 इंटू 10 का पावर 19। देखो भाई पूरी इक्वेशन को 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 की पावर 5 से डिवाइड किया, तो यहां पे 10 की पावर 5 से इधर पॉइंट लगा दिया मैंने। बेटा 9 6 कितना होता है, 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। 6 5 करेंगे तो फिर से वो कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। 4 6 को कहते हैं 5, तो ये बन जाएगा बेटा राउंड ऑफ करके 7.5 इंटू 16 इंटू 64 इंटू 10 की पावर 19। क्या बात है सर, ये आर क्यूब बना। हो गया, इतनी बड़ी कैलकुलेशन को हमने छोटा कर दिया। चलो भाई अगले पेज पे करते हैं। आर क्यूब जो हमें मिल रहा है, इट विल बी योर 7.5 इंटू 16 इंटू 64 इंटू 10 का पावर 19। ओके, तो 16 इंटू 7.5 किया, 6 5 30 होते हैं, 7 6 42 होता है, 43 44 45 यहां पे बन जाएगा, यहां पे फिर से 5 और 7, बेटा कितना बन गया 1200 और ये अपॉन में 10 भी चल रहा था ना इसके। चलो बहुत बढ़िया। सो इट कैन बी रिटन एज 120 मल्टीप्लाई बाय 64 इंटू 10 की पावर 19। चलो 12 इंटू 64 इंटू 10 का पावर 20, तो 64 इंटू 12 कर लेते हैं। 4 2 is 8, 6 2 is 12, 4 1 is 4, 6 1 is 6, 768, 768 10 का पावर 20। ये आर क्यूब का वैल्यू चल रहा है बेटा, है ना, ये आर क्यूब का वैल्यू चल रहा है। ये सारी वैल्यूज किसकी चल रही थी, आर क्यूब की चल रही थी। बेटा पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से डिवाइड कर दूं तो मजा ही आ जाएगा। आर क्यूब बन जाएगा 76.8 इंटू 10 की पावर 21। आर क्यूब को अप्रोक्सीमेटली मैं लिख देता हूं 77 10 की पावर 21। सो आर बनेगा 77 का पावर 1/3 इंटू 10 का पावर 21 का होल पावर 1/3 है। बेटा आर बन जाएगा 77 का होल पावर 1/3 और यहां पे बनेगा 10 का पावर 21/3। 21/3 कितना होता है 7। मेरे बच्चे 77 का अंडर रूट नहीं क्यूब रूट है ना, 77 का क्यूब रूट कितना होगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये आई थिंक 4 और 5 के बीच में बनेगा, क्योंकि 5 5 जा 25, 5 जा 125 होता है ना। देखो भाई 4 का पावर क्यूब 64 होता है, समझ रहा, 5 का पावर क्यूब 125 होता है, तो 64 का पावर 1/3 4 हो जाएगा और 125 का पावर 1/3 5 हो जाएगा। और हमारा तो 77 का पावर 1/3 है, मतलब वो 64 और 125 के बीच में कहीं है। अगर वो 64 और 125 के बीच में है तो 4 और 5 के बीच में वैल्यू बनेगी इसकी। चलिए भाई थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं, लेट्स डू सम स्मार्ट वर्क हियर अगेन। तो 4 और 5 के बीच में इसका आंसर बनेगा, तो एक बार करके देख लेते हैं। 4.2 इंटू 4.2 करो, 2 2 4, 4 2 8, 4 2 8, 4 4 16, 8 4 8 8 16 होते हैं, 1764, 17.64। 17.64 को फिर से मैंने मल्टीप्लाई किया 4.2 से, 4 2 8, 6 2 12, 7 2 14, 115, 2 1 2 8 3, 4 4 16 and 6 4 24 25, 7 4 28 29 30, 4 1 4, 5 6 7, 6 2 8 5 5 10। यहां पे बेटा ये देखो कितना बनता है 740, सॉरी 74.088।
कितना बनता है 74.088, मतलब 4.2 का क्यूब करूंगा तो मुझे 74 मिलेगा। तो 4.3 का क्यूब कर लेते हैं हम लोग फिर, है ना। 4.2 का क्यूब करा तो 74 मिल रहा है, तो 4.3 का क्यूब करके देखते हैं। तो 4.3 4.3 4.3 इंटू 4.3 इंटू 4.3 79 हो रहा है सर, ये तो और ऊपर चल गई कहानी। मतलब 4.2 और 4.3 के बीच में आंसर आएगा कुछ। देखा 4.2 करा था तो 74 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो 4.2 का होल क्यूब करोगे तो आंसर कुछ अप्रोक्सीमेटली आपका 74 आना था, और 4.3 का होल क्यूब करने से आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 79.5। मतलब आपका आंसर 4.2 और 4.3 के बीच में बनेगा। 4.2 और 4.3 के बीच में कितना लूं, 4.23 ले लें, चलेगा ऐसे, थोड़ा तुक्का मार लिया। 4.23 इंटू 10 का पावर 7 मीटर। सो आर का जो वैल्यू बनेगा 4.23 इंटू 10 का पावर 7, पॉइंट हटाया, अपॉन में 2 0 आए, मीटर्स में चलेगी कहानी, ठीक है। तो कितना बनेगा ये 7 सही आ रहा है क्या, 77777, और ये सारी चीजें हम मीटर्स में ले रहे थे ना, एक बार देख लेना, है ना, पता चले पूरा एकदम मेहनत करने के बाद में फिर, है ना, मीटर 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 19, ठीक है, मीटर 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 क्यूब ये सब मीटर, बहुत बढ़िया। सो आर का वैल्यू बनता है 423 इंटू 10 का पावर 5 मीटर। ठीक है, 423 इंटू 10 का पावर 5 मीटर। क्योंकि देखो ये चीज जो है ऑर्बिटल रेडियस है, तो आई थिंक ये किलोमीटर्स में होना चाहिए, है ना। तो किलोमीटर्स में इसको कन्वर्ट करते हैं, 423 10 का पावर 5 मीटर को, 423 इंटू 10 का पावर 5 मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट किया। सो 423 इंटू 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 3 मीटर। 1 किलोमीटर में 10 का पावर 3 मीटर होता है, तो इट विल बी 42300 किलोमीटर इज द वैल्यू ऑफ आर। सो दिस इज द ऑर्बिटल रेडियस ना, जैसे वहां पे ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, ये ऑर्बिटल रेडियस। जो सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका रेडियस 42300 किलोमीटर्स। तो सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका रेडियस जो है बेटा, पहली चीज फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, इट विल बी अराउंड 42300 किलोमीटर्स। तो ये चीज तो हो गई बेटा। अच्छा, अगर ये सैटेलाइट इस रेडियस पे घूमता है तो क्या उसका टाइम पीरियड और अर्थ का टाइम पीरियड सेम होगा? बिल्कुल सर, दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा। इफ द सैटेलाइट इज डायरेक्टली अबव द नॉर्थ पोल एट सम इंस्टेंट, फाइंड द टाइम इट टेक्स टू कम ओवर द इक्वेटोरियल प्लेन। बेटा अगर ये सैटेलाइट नॉर्थ पोल पे था तो इक्वेटर तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा? बड़ा ही अगेन प्यारा सा सवाल, सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं। इन्होंने बोला कि अगर ये सैटेलाइट नॉर्थ पोल पे होता तो नॉर्थ पोल से इक्वेटर तक आने में कितना टाइम लगता? तो मान लीजिए सैटेलाइट अभी यहां पे है, ठीक है बेटा, जितनी देर में अर्थ एक चक्कर करती है उतनी देर में सैटेलाइट भी एक चक्कर काट रहा है। ये एक बात हमें क्वेश्चन में पता थी। टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट विल बी इक्वल्स टू द टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ। अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है? 24 आवर्स का, तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड भी 24 आवर्स का होगा। सैटेलाइट का टाइम पीरियड है 24 आवर्स का, मतलब इस सैटेलाइट को एक चक्कर काटने में 24 घंटे लगते हैं। तो ये रहा नॉर्थ पोल और ये रहा इक्वेटर। तो नॉर्थ पोल से इक्वेटर तक आने में कितना टाइम लगेगा? सर नॉर्थ पोल से चलना शुरू करा, घूम फिर के दोबारा नॉर्थ पोल तक आने में 24 आवर्स। तो नॉर्थ पोल से लेके फिर से नॉर्थ पोल तक आने में 24 आवर्स। नॉर्थ पोल से चल के साउथ पोल तक आने में, नॉर्थ पोल से चल के साउथ पोल तक आने में 12 घंटे लगेंगे। ऑब्वियस ही बात है सर, सिमेट्री के हिसाब से देख रहे सारी बातें। यहां से पूरा चक्कर काटा, एक चक्कर काटने में 24 घंटे, तो आधा चक्कर काटने में 12 घंटे, और उसका भी आधा चक्कर काटे नॉर्थ से इक्वेटर तक जाने में, तो बेटा ये क्या 6 आवर्स लगेंगे? बोलो तो एक पूरा चक्कर काटने में 24 घंटे,
आधा चक्कर काटने में 12 घंटे, और आधे का भी आधा चक्कर अगर आपको काटना है तो इट विल बी 12 का भी आधा कितना 6 होते हैं। तो योर आंसर, दिस इज द आंसर, 6 आवर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। बस हाँ, इसमें इतना ही था, ये वाला था ना खतरनाक, ये हो गया, इसमें सिर्फ इतना ही है। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कीजिए। राइट फ्रॉम हियर हमने दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए, इसके ए और बी दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। नोट करना शुरू करेंगे जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया, चलो भाई बहुत बढ़िया। यहां पे आइए, ये सारी बातें लिख लो। देखो कैलकुलेशन ने इस बार पसीने छोड़ा दिए, पर क्या करें, है ना। देख लो भाई, हम जेई वाले ऐसा ही है, जेई वालों के साथ ऐसा ही होता है, क्या कर सकते हैं उनके साथ, है ना। कैलकुलेशन ही तो मारती है हम लोगों को। हमने मैथ्स क्या रख ली, इनको तो लगता है कि हमें सब कुछ आता है मैथ्स में, है, इतने खतरनाक कैलकुलेशन दे देते, ऊपर से कैलकुलेटर भी नहीं देते, क्या करें, फिर करना तो पड़ेगा इसी। चलिए भाई, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको समझ आई होगी बातें सारी। नोट कर लिया सभी ने, वेरी गुड। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, व्हाट इज द ट्रू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट दैट वेट एग्जैक्टली 10 न्यूटन एट द नॉर्थ पोल। बट एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है जो कि 10 न्यूटन का वेट कर रहा था नॉर्थ पोल पे, तो इसका ट्रू वेट क्या होगा, है ना। व्हाट इज द ट्रू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट दैट वेट्स एग्जैक्टली 10 न्यूटन एट द नॉर्थ पोल। बता पाएंगे, बता पाएंगे। पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट कितनी होती है। तो ये अगर ये सारी बातें आपको नहीं पता तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम वेट की बात करें तो नॉर्थ पोल पे, सपोज दिस इज द प्लैनेट अर्थ, हम नॉर्थ पोल पे हैं, और नॉर्थ पोल पे अगर मैं खड़ा हूं तो मेरा वेट मान लीजिए 10 न्यूटन है, इन्होंने बोला ऐसा, दैट विल बी इक्वल्स टू mg, दैट विल बी इक्वल्स टू mg। अगर मैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करूं तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है हमसे ऊपर 36,000 किलोमीटर की हाइट पे होता है। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो कितना हाइट पे होगा, 36,000 किलोमीटर की हाइट पे होगा। तो यहां पे वैल्यू ऑफ जी डैश पता नहीं सर कितनी होती है, यहां पे वैल्यू ऑफ जी 9.8 ले लेना, यहां पे वैल्यू ऑफ जी 9.8 ले लेना, लेकिन ऊपर जाओगे तो जी डैश हाइट की वजह से वेरी करता है, कितना वेरी करता है वो देखते हैं। द वैल्यू ऑफ जी डैश वेरीज विद द हाइट, तो वो हाइट के साथ कैसा वेरिएशन होता है वो देखना पड़ेगा। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो सरफेस से कुछ हाइट पे होती है, वो सरफेस से कुछ हाइट पे होती है, तो हाइट कितनी होगी 36,000 किलोमीटर, यही होता है ना बेटा। सो यहां से फॉर्मूला लगाया गया जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस एच बाय आर का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 प्लस एच बाय आर का होल पावर माइनस का 2। अब सही है, ठीक है। चलिए भाई, तो ये वाली कहानी समझ आती है आप लोगों को। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी 36,000 किलोमीटर, और रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। तो देखो भाई क्या आंसर आता है इसका, किया ट्राई कुछ, क्या बनेगा भाई इसमें। चलो भाई देखते हैं क्या कर सकते हैं। हमें तो क्या बताना है यहां पे इसका वेट क्या होगा, तो भाई दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो mg डैश इक्वल्स टू mg एंड यार ये अपॉन में ज्यादा अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से, तो अपॉन में लिख दें इसको अपॉन में लिख दूं तो चलेगा क्या, तो mg अपॉन में 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, ये अच्छा लग रहा है ना। अब अच्छा लग रहा है थोड़ा, तो -2 सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, तो प्लस का 2 सॉल्व कर लेते हैं। ये वेट हमें निकालना है w डैश, ये वेट हमें दे रखा है बेटा, देखो mg कितना है 10, mg कितना है देखो यहाँ पे 10, सो यहाँ पे लिख दिया 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। सो w डैश विल बी इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, हाइट कितनी होती है 36,000 डिवाइड बाय 6400 का होल स्क्वायर, 2 0 से 2 0 मर जाएंगे, w डैश बनेगा 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, कितने से काटे इसको 4 से काट दे, 490 डिवाइड बाय 16 का होल स्क्वायर। w डैश कैन बी रिटन एज 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, बेटा फिर से काटो 45 बाय 8 का होल स्क्वायर। लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज, तो w डैश कैन बी रिटन एज 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 45 प्लस 8 53 बाय 8 का होल स्क्वायर, 53 डिवाइड बाय 8 का होल स्क्वायर। सो w डैश कम्स आउट बी 64 डिवाइड बाय 53 इंटू 53 कितना होता है
53 into 53 will be 3 3 is 9, 5 3 is 15, 3 5 is 15, 25, 26, 9, 5 5 10, 2809, 2809 मल्टीप्लाई बाय 10 चल ही रहा था ऑलरेडी। सॉल्व किया, इट कम्स आउट बी कितना बनेगा ये 640, डब्ल्यू डैश बन जाएगा 640 डिवाइडेड बाय 2809। चलो भाई सॉल्व करते हैं। 640 डिवाइड बाय 2809 करें तो भाई क्या आंसर आया था 640 डिवाइडेड बाय 2809, डॉट लगाया, एक जीरो और आ गया। सो 2809 को अगर मैं 2 से कर दूं मल्टीप्लाई तो 9 2 18, 8 2 16, 2 2 4 1 5 होता है। 2809 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 3 27 होता है, 8 3 24 होता है, 3 2 6 7 8 ज्यादा हो जाएगी वैल्यू। सो 2 से ही करना पड़ेगा, 5 6 1 8 करके 10 में से 8 गए 2, 9 में से 1 गया 8 से 7 8 9 10 11 12 13 13 7 यहाँ जाएगा। ठीक है, डॉट लगा हुआ है, एक जीरो और आ जाएगी कहानी में। फिर आप देख रहे हो बेटा, फिर आप देख रहे हो 3 से करेंगे तो 8 4 2 7 हो जाएगा, फिर से ज्यादा होगा तो 2 से ही करना पड़ेगा, 5 6 1 8, फिर से 10 में से 8 गए 2 और यहाँ पे 0, 8 में से 6 गए 2, फिर यहाँ 0 लगाना। अब देखो बेटा यहाँ पे 2809 है और ये है 2020, तो कहानी थोड़ी सी खतरनाक हो जाएगी, तो एक जीरो और लगाना पड़ेगा ताकि एक जीरो और आ सके, तभी बात बनेगी। तो इतना आगे हमें नहीं जाना है ना, यहाँ पे वैसे एक जीरो लगाओगे फिर यहाँ पे एक जीरो आएगा, तो उसके बाद अब आप सॉल्व कर लेना, पर हमें इतना जाना ही नहीं है। हमारा आंसर तो यही बन जाएगा 0.220 न्यूटन, बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा। 0.22 न्यूटन भी लिखोगे तो चलेगा बेटा, कोई रोक टोक नहीं है इस पे, कोई मना नहीं करेगा कि आपने गलत किया या सही किया, बिल्कुल सही किया आपने ये। ठीक है, क्लियर रहेगी बातें, नोट कर लीजिए इसको, बिल्कुल नोट कीजिए जल्दी से इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया है सभी ने नोट? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ये सारी बातें लिख ली होगी आप लोगों ने, डन, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, द रेडियस ऑफ अ प्लैनेट इज r1 एंड अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड इट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r2। बेटा प्लैनेट का रेडियस तो r1 है और जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है उसका जो ऑर्बिटल रेडियस है वो है r2। द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन इज t, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑफ द प्लैनेट एट इट्स सरफेस। g का वैल्यू बताना है सरफेस पे कितना होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, यहां पे ये कोई प्लैनेट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। ये कोई सैटेलाइट जो कि इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, यही बोला गया है? हाँ सर बिल्कुल। ठीक है, यहां पे इसका जो रेडियस है वो है r2, इसका जो रेडियस है वो है r1, इसका टाइम पीरियड जो है बेटा वो t दे रखा है, इसका टाइम पीरियड t रखा है। और किसी भी सैटेलाइट के लिए जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूं, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ r क्यूब डिवाइडेड बाय gm। अब चाहो तो, क्योंकि यहां पे हम क्या बोलेंगे कि प्लैनेट का रेडियस r1 है, तो gm की जगह gr स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं। सो 2 पाई अंडर रूट ऑफ r क्यूब डिवाइडेड बाय g इंटू r का स्क्वायर। स्मॉल r ऑर्बिटल रेडियस होता है बेटा यहां पे, और कैपिटल R रेडियस ऑफ द प्लैनेट होता है यहां पे। स्मॉल r की जगह r2, क्योंकि ऑर्बिटल रेडियस स्मॉल r होता है, प्लैनेट का रेडियस कैपिटल R होता है, पुट करना है बस आप लोगों को। तो यहां पे क्या किया मेरे बच्चे, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट में r2 का क्यूब डिवाइडेड बाय g r1 का स्क्वायर। मुझे g निकालना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने से हमें मिलता है टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई का स्क्वायर r क्यूब, r स्क्वायर का क्यूब, r2 का क्यूब सॉरी, डिवाइड बाय g r1 का स्क्वायर। सो g का जो वैल्यू बनता है इट कम्स आउट बी 4 पाई स्क्वायर r2 का क्यूब डिवाइडेड बाय g t t स्क्वायर r1 का स्क्वायर। ये है g का वैल्यू बेटा, ये है g का वैल्यू, बस यही निकालना था आपको इसमें। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट। अब ये अर्थ है कि कोई और प्लैनेट है, हमें क्या पता, जो भी होगा हमने तो g निकाल दिया उसका। क्या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी थी? नहीं थी, तो कोई न्यूमेरिकल पुट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये मत करना सर मैं पाई स्क्वायर को 10 लिख दूं, क्या कुछ कट रहा होगा यहाँ पे, नहीं,
इसी फॉर्मेट में आंसर रहेगा, किताब में देख लेना आप लोग, ठीक है। चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, फिर बढ़े अगले सवाल की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 हमसे क्या कहता है, फाइंड द मिनिमम को लैटिट्यूड विच कैन डायरेक्टली रिसीव अ सिग्नल फ्रॉम द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो मिनिमम को लैटिट्यूड बताना है जो जहां पे, उस पॉइंट पे जहां पे किसी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से डायरेक्ट सिग्नल आ रहा था। तो पहली चीज, ये को लैटिट्यूड क्या होता है बेटा। को लैटिट्यूड को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना चाहिए लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड के बारे में आपको पता होगा कि इट इज जस्ट द एंगल विच इज मेड फ्रॉम द इक्वेटर, है ना। सपोज ये हमारी प्लैनेट अर्थ है, प्लैनेट अर्थ पे ये इक्वेटर वाला पार्ट होता है बेटा, और ये पोल्स वाला पार्ट होता है ना। ये सब तो जानते हो आप लोग। यहां पे होता है इक्वेटर, यहां पे होता है पोल्स। मेरे बच्चे, बोला गया कि अगर कोई पार्टिकल यहां पे है तो इस पार्टिकल का जो लैटिट्यूड होता है इट इज इक्वल टू द एंगल थीटा। इक्वेटर से जो एंगल बनता है दैट इज द लैटिट्यूड बेसिकली। तो यहां पे थीटा जो होता है वो होता है लैटिट्यूड। अगर मैं इक्वेटर का लैटिट्यूड मांगू तो कितना होगा, इक्वेटर का अगर मैं लैटिट्यूड बात करूं तो इक्वेटर का लैटिट्यूड तो 0 हो जाएगा। पोल्स के लिए अगर मैं लैटिट्यूड मांगू इट विल बी ओ बेटा 90 डिग्री। बोलो सही बात है कि नहीं। तो लैटिट्यूड बेसिकली क्या है, किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे लैटिट्यूड निकालना है सो इट इज द एंगल जो कि इक्वेटर से बनता था। तो वो इक्वेटर के लिए 0 हो जाएगा, पोल्स के लिए 90 होगा, और यहां पे थीटा लैटिट्यूड होता है। लैटिट्यूड तक तो हमें सारी बातें समझती है। पॉइंट है को लैटिट्यूड की। तो मेरे बच्चे, को लैटिट्यूड जो होता है इट इज एक्चुअली, को लैटिट्यूड is actually 90 माइनस लैटिट्यूड। को लैटिट्यूड बोला जाएगा तो इट सिंपली मींस इट इज 90 माइनस का लैटिट्यूड। बेटा देखो तो पोल्स और इक्वेटर पे पूरा ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये वाला एंगल अल्फा, तो क्या मैं बोलूं अल्फा इज द को लैटिट्यूड हेयर। तो हेयर अल्फा इज द को लैटिट्यूड। अल्फा क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, को लैटिट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें अल्फा ही बताना है। अच्छा, वो चाहता है मिनिमम को लैटिट्यूड, है ना, मिनिमम को लैटिट्यूड हमें चाहिए। तो एक बात बताएंगे सभी लोग, सोचेंगे जरा, को लैटिट्यूड, या मैं सीधा ऐसे लिख दूं, यहां पे इस डायग्राम के हिसाब से लिख दूं अल्फा इक्वल्स टू 90 माइनस का थीटा, ठीक है। अल्फा इक्वल्स टू 90 माइनस का थीटा लिख सकते हैं ना बेटा। फ्रॉम दिस डायग्राम अल्फा को 90 माइनस थीटा लिख दूं। अल्फा को लैटिट्यूड हो गया, थीटा लैटिट्यूड हो गया, 90 तो पता ही होता है बेटा। मैं चाहता हूं कि अल्फा जो है मिनिमम हो जाए। अल्फा मिनिमम तभी होगा जब थीटा मैक्सिमम हो जाए, यानी जब लैटिट्यूड मैक्सिमम होगा तो को लैटिट्यूड उस केस में मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हम यहां पे बात कर रहे हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को मैं कंसीडर करते हुए आगे बढ़ता हूं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा जो आपको कंसीडर करना है, को लैटिट्यूड की ये वैल्यू याद रखना आप लोग। अब एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को मैंने बना लेता हूं। तो सपोज दिस इज योर अर्थ, ठीक है, ये इक्वेटर वाला पार्ट, यहां से कुछ अराउंड इधर कोई एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। ये पोल्स का पार्ट हो जाएगा मेरे बच्चे। ये कोई पॉइंट है, देखो हम क्या चाहते हैं कि लैटिट्यूड मैक्सिमम हो। तो मैंने बोला यार यहां पे ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट डायरेक्ट सिग्नल को भेज रहा है। इस पॉइंट पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट डायरेक्ट सिग्नल को भेज रहा है, बहुत ही शानदार। सो दिस इज द पॉइंट P जहां पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट डायरेक्ट सिग्नल को भेज रहा है। यहां से आप देखेंगे दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ये लैटिट्यूड मैक्सिमम हो गया बेटा, जिसकी वजह से को लैटिट्यूड मिनिमम हो जाएगा। तो मुझे ये मिनिमम को लैटिट्यूड फाइंड आउट करना है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको पता है ये रेडियस ऑफ द अर्थ है? बिल्कुल हाँ सर। क्या आपको पता है ये भी रेडियस ऑफ द अर्थ है? हाँ सर। क्या आपको पता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है वो 36,000 किलोमीटर्स की हाइट पे होता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस? बिल्कुल पता है सर। अच्छा, वी नो दैट कि यहाँ पे ये पार्ट 90 डिग्री होगा बिकॉज दिस पार्ट इज टेंजेंशियल एंड दिस पार्ट इज रेडियल। रेडियल और टेंजेंशियल 90 डिग्री पे होते हैं। तो मुझे थीटा मिल जाए तो अल्फा तो काम आसान हो जाएगा हमारा। हाँ ये बात तो सही है सर, अगर अपने को थीटा मिल जाए तो अल्फा तो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैंने थीटा मैक्स निकाला बेटा। थीटा मैक्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है? तो मैंने फॉर्मूला लगाया साइन थीटा मैक्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। परपेंडिकुलर पे कौन है मेरे बच्चे? परपेंडिकुलर पे कौन है? पता नहीं सर। ये इस पॉइंट को मैं लेट्स से सेंटर वाला पॉइंट सी बोल देता हूं एंड दिस पॉइंट को एम,
या कैपिटल जी से डिनोट करता हूं। तो परपेंडिकुलर के नाम पे है पीजी और हाइपोटेन्यूस के नाम पे है सीजी, है ना। ये तो अपने को पता ही नहीं है। अब क्या करोगे? क्या करे कैसे करे इसको सॉल्व? फिर यार सीधा कोई अल्फा को निकालने का तरीका नहीं हो सकता क्या? सोचो जरा, सीधा ही अगर मैं अल्फा को निकाल दूं और यहां पे एक पॉइंट मार्क कर दूं, लेट्स से ए, या फिर इसको लिखता हूं नॉर्थ पोल। सो एनपीसी, एनपीसी, दिस इज योर अल्फा, ये एंगल 90 डिग्री का है, दिस इज योर रेडियस, दिस इज ऑल्सो योर रेडियस। तो काम बन सकता है क्या? देखो यार, ये भी अर्थ का रेडियस, ये भी अर्थ का रेडियस, बीच में एंगल अल्फा, दिस इज योर पार्ट एनपी। क्या कहते हो तुम लोग? बात बन सकती है कुछ? अल्फा निकालना है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस कर दें, साइन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस कर दें क्या? साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। एनपी पता नहीं सर हमें कितना होगा, एनपी का ज्ञान नहीं है हमारे पास। क्या करें? एक काम कर सकता हूं, देखो मेरा जो कह रहा है दिमाग, वो ये कह रहा है कि इन सब चीजों पे टाइम वेस्ट ना करके हम एक काम करें, ये सब हटाओ, ये सब हटाओ। एक बात बताओ, क्या ये जो थीटा मैक्स है इसको मैंने लिखा था 90 माइनस का अल्फा? तो मतलब ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, तो मेरे बच्चे क्या ये वाला एंगल अल्फा नहीं होगा? सोच के बताओ। देखो थीटा को क्या लिखा? 90 माइनस अल्फा। थीटा को क्या लिखा? 90 माइनस अल्फा। ये 90 माइनस अल्फा, ये 90, तो क्या ये अल्फा नहीं होगा? तो अल्फा फाइंड करने के लिए मैं ट्राइंगल सीपीजी को कंसीडर करता हूं, सीपीजी को कंसीडर करता हूं। तो यहां पे साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेटा परपेंडिकुलर पे कौन है यहाँ पे? पीजी वाला पार्ट। हाँ नहीं सर, परपेंडिकुलर पे है सीपी, इसके लिए परपेंडिकुलर पे है सीपी, और हाइपोटेन्यूस पे कौन है? हाइपोटेन्यूस पे है ये वाला पार्ट सीजी। सीपी 6400 है, सीजी जो है वो है 6400 प्लस का 36,000। That one will be 6400 डिवाइडेड बाय 36,000 प्लस 6400, कितना बन गया ये? 004 42400, 42400, 00 से 00 मर जाएगा। एंड यहाँ पे कुछ जा रहा है देखो तो सर, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0, 2 6 जा 12, 16 2 जा 32, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। It will be 8 divided by 53। तो साइन अल्फा जो आ रहा है 8 डिवाइडेड बाय 53 आ रहा है, तो अल्फा बन जाएगा साइन इनवर्स 8 डिवाइडेड बाय 53। अब सही आया आंसर, मैच कर गया, बहुत बढ़िया। चलो भाई, क्या किया हम लोगों ने? सबसे पहले समझा कोल एटीट्यूड क्या होता है बेटा। कोल एटीट्यूड इज नथिंग बट अल्फा विच इज 90 माइनस का थीटा। यहां तक तो बात सही चली थी बिल्कुल। अब आगे आए, इस डायग्राम को देखा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जी पॉइंट पे है बेटा, हमारे पास ये ट्राइंगल बन रहा है एक, ये पार्ट है कोल एटीट्यूड अल्फा, ये थीटा मैक्स होगा, उसके इसमें अल्फा मिनिमम वाला। बेटा ये जो अल्फा मिला, कोल एटीट्यूड मिला, ये मिनिमम वाला है, ये जो कोल एटीट्यूड मिला है ये मिनिमम वाला है हमारे पास, ठीक है, ये मिनिमम वाला कोल एटीट्यूड मिला क्योंकि थीटा मैक्सिमम था इस केस में। तो कोई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिससे डायरेक्ट सिग्नल पी पॉइंट पे जा रहा है, कोई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिससे डायरेक्ट सिग्नल पी पॉइंट पे जा रहा है, तो पी पॉइंट पे लैटिट्यूड मैक्सिमम हो गया। तो बेटा मैक्सिमम लैटिट्यूड जो है वो 90 माइनस अल्फा है, वहां पे देख लीजिए। हाँ सर बिल्कुल। ट्राइंगल सीपीजी, ट्राइंगल सीपीजी मैं अलग कलर से बना देता हूं इस बार, इस ट्राइंगल को थोड़ा सा कंसिडरेशन में आ जाए, ताकि दिस ट्राइंगल बेटा, ये वाला ट्राइंगल सीपीजी, इस ट्राइंगल में आप देखेंगे बेटा ये एंगल थीटा 90 माइनस अल्फा के बराबर होता है, ये एंगल 90 माइनस अल्फा, ये एंगल 90, तो बेटा ये एंगल अल्फा हो जाएगा। अब ये एंगल अल्फा है, साइन अल्फा निकाला, परपेंडिकुलर क्या है? सीपी, हाइपोटेन्यूस क्या है? सीजी। बेटा ये तो आर है,
और ये 36,000 है, तो r प्लस 36,000 क्या cg बन जाएगा? cg के लिए लिखा r प्लस 36,000। उसके बाद तो सॉल्व किया, साइन इनवर्स 8/53 आ रहा है, यही हमारा फाइनल आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। तो अल्टीमेटली आपको बस को लैटिट्यूड का ज्ञान होना चाहिए था, तो को लैटिट्यूड का ज्ञान मैंने दे दिया फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर 36। स्टार मार्क कर लेना, इस पे कुछ सिखा रहा है ये सवाल हमें। तो जो भी क्वेश्चन आपको कुछ सिखाता है उस पर हमेशा सितारा जरूर चमकाइएगा, ताकि आपको बाद में याद रहे कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। चलिए भाई, किया नोट सभी ने? यहां पे आइए, ये सारी बातें लिख लीजिए। क्वेश्चन टफ नहीं था, बस वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आ गया था कि अल्फा को कैसे फाइंड करें। देन याद आया कि ओ अल्फा को तो थीटा को तो अल्फा 90 माइनस अल्फा लिखते हैं, 90 माइनस अल्फा 90 और वो अल्फा फिर है ना। सो इट विल बी योर 8 डिवाइड बाय 53। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है, अ पार्टिकल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस and it goes up to a maximum height of 6400 kilometers. Find the initial speed of the particle. बेटा एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फायर किया आप लोगों ने, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर गया सर? वो गया है 6400 किलोमीटर्स का। फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल। कैसे फाइंड किया जाए इसको? देखो भाई क्या होता है कि हमारे पास अर्थ है, यहां से एक पार्टिकल को फायर किया गया ऊपर की तरफ, ये पार्टिकल मान लो यहां तक गया अप टू अ हाइट ऑफ 6400 किलोमीटर्स, और जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे होता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। जब कोई भी पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पे होता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। सो यू हैव टू फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। बेटा क्योंकि यहां पे सिर्फ एक ही फोर्स है जो इस पार्टिकल पे लगेगा, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और क्या कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाया जा सकता है? पहली चीज, यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाया जा सकता है। सो नाउ यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन हियर, यूजिंग लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो भाई एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ हमने लगाया, और एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ लगाया तो बेटा कहां कहां के बीच में लगाएंगे? दिस इज द पॉइंट विच इज ऑन द सरफेस, ए पॉइंट। दिस इज द मैक्सिमम हाइट पॉइंट जिसको कि बी कहते हैं। सो ए और बी के बीच में हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ। बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर ई प्लस का एच। एच कितना है? 6400 किलोमीटर। बहुत ही बेहतरीन। चलिए भाई एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया जाए तो यहां पे सरफेस पे ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट ए इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट बी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट बी। चलेगा? ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ इक्वल्स टू बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है। यहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इसलिए बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, बट पोटेंशियल एनर्जी होती है जी एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर ई प्लस का एच। पहली चीज, हमें यहां पे पार्टिकल का मास नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो कैंसिल हो जाना था। पार्टिकल का मास नहीं दिया क्योंकि कैंसिल हो जाना था। तो यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू, बेटा ये उधर चला जाएगा, जी एम डिवाइडेड बाय आर ई माइनस जी एम डिवाइडेड बाय आर ई प्लस का एच। चाहो तो काम और आसान कर सकते हो, जीएम की जगह जी इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो अगले पेज पे करूं? चलो यही कर देता हूं। तो यू स्क्वायर बाई 2, बेटा यहां पे काम थोड़ा सा आसान कर दे, जीएम की जगह जी इंटू आर ई का स्क्वायर कर दूं। हाँ काम तो बन जाएगा इससे, माइनस का जी आर ई का स्क्वायर। मेरे बच्चे यहां से आर ई को कॉमन निकाल लें, या लिख दूं क्या 2 टाइम्स ऑफ आर ई है? ये कैसे किया सर आपने? आर ई प्लस एच को 2 टाइम्स ऑफ आर ई क्यों लिखा? बेटा रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर्स, और कितनी हाइट पे पार्टिकल गया है? 6400 किलोमीटर्स। तो क्या यहां पे h इक्वल्स टू आर ई है क्या बेटा? देखो तो क्या इधर हमारे पास
एच आर ई के बराबर है क्या, दोनों ही देखो 6400 किलोमीटर का। सो यहां से u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू, बेटा ये बन जाएगा जी आर ई माइनस का जी आर ई डिवाइडेड बाय 2। सो इट कम्स आउट बी जी आर ई डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू u स्क्वायर बाय 2 से 2 मर जाएगा, u स्क्वायर बनेगा जी आर ई। u स्क्वायर क्या बनता है बेटा, जी आर ई। चलिए भाई, सो नाउ वी नो दैट इट इज योर g 9.8, तो u स्क्वायर इक्वल्स टू g की जगह 9.8 मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट कर लो भैया। चल भाई, पॉइंट हटाया, एक जीरो लगाया, जीरो से एक जीरो मर जाएगा, तो u स्क्वायर बनेगा 98। सो 2 इंटू 49 करते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा, इंटू 64 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। तो बेटा u का वैल्यू जो बनेगा इट विल बी योर अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 49 इंटू 64 10 का पावर 4 मीटर पर सेकेंड। सो u का जो वैल्यू बनता है इट कम्स आउट बी 49 बाहर आ जाएगा, 64 बाहर आ जाएगा, 10 का पावर 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट ऑफ 2 अंदर रहेगा। इट विल बी 56 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10 का पावर 2 मीटर पर सेकेंड। दिखाई तो दे नहीं दिया होगा तुम लोगों को, अब देखो सही है, सही है। रूट 2 की जगह चाहो तो 1.4 पुट कर सकते हो, तो 56 मल्टीप्लाई बाय 1.4, 6 4 जा 24, 5 4 जा 20, 22 एंड इट कम्स आउट बी 6 एंड इट कम्स आउट बी 5, 6 2 8 5 6 7, एक के बाद 78.4, तो योर आंसर विल बी 78.4 इंटू 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड। चाहो तो किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है, 10 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड भी कर सकते हो, तो किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए इसको। सो इट कैन बी रिटन एज 78.4 इंटू 10 का पावर 2। बेटा 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, तो अभी भी मीटर पर सेकेंड में चल रहा है, लेकिन ये बनेगा 7.84 इंटू 10 का पावर 3 मीटर पर सेकेंड। 10 का पावर 3 मीटर बोले तो 1 किलोमीटर, तो इट विल बी 7.84 किलोमीटर्स पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड। क्या बनेगा ये, 7.84 किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो क्या हमने स्पीड निकाल ली, बिल्कुल सर। तो चलिए भाई, यही है आंसर हमारा फाइनल वाला। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट, जिसमें हमने इनिशियल स्पीड निकाल ली। इट कम्स आउट बी अप्रोक्सीमेटली 7.84 किलोमीटर्स पर सेकेंड। नोट किया सभी ने? आगे बढ़ते हैं, यहां पे आइए, देख लीजिए, ठीक है। देखो भाई क्या होता है ना, रूट 2 की वैल्यू 1.414 ऐसे कुछ करके पुट करते हैं, बट हमने मक्कारी करी थोड़ी सी, इसलिए वेरिएशन तो आएगा इसी आंसर में। मैं नहीं कहता कि एग्जैक्ट आंसर है, लेकिन हाँ एग्जैक्ट आंसर के करीब है ये आंसर, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अ पार्टिकल इज फायर्ड अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर सेकंड। इस बार देखो स्पीड दे दी उसने। विद व्हाट स्पीड विल इट मूव इन द इंटरस्टेलर स्पेस। बेटा कितनी स्पीड से वो इंटरस्टेलर स्पेस में मूव करेगा। एज्यूम ओनली द अर्थ ग्रेविटेशन। आपको ये कंसीडर करना है कि कोई और फोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है। बेटा इंटरस्टेलर स्पेस बोले तो आप इनफाइनाइट कंसीडर कर लेना इसको, ठीक है। अगर वो आपको यहां पे इंटरस्टेलर स्पेस बोलता है तो आप इसको इनफाइनाइट कंसीडर कीजिए। तो पार्टिकल जब इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी ये बताना है मेरे को। पार्टिकल जब इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी ये आपको बताना है। बता पाओगे? ट्राई करो, देखो क्या आंसर बनता है इस क्वेश्चन का। किया ट्राई, क्या बनेगा इसमें? सो पार्टिकल को फायर किया वर्टिकली अबव विद अ स्पीड ऑफ, चलो भाई ये हमारी अर्थ, यहाँ पे पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है 15 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। यहां पे ये v हो जाएगा इनिशियल स्पीड। इंटरस्टेलर स्पेस बोलता है इन्फिनिटी कंसीडर कर लेना बेटा, यहां पे मुझे फाइनल स्पीड निकालनी है, ठीक है। चलिए भाई बोला गया है ग्रेविटेशनल फील्ड ही है, तो मतलब यहां पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स है तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाया जा सकता है। तो मैंने यहां पे लगा दिया एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से 2 पॉइंट्स मार्क कर लेता हूं मैं यहां पे। दिस इज योर पॉइंट जो कि अर्थ की सरफेस पे था, इसको ए बोल दिया, और जब इंफिनिटी पे पहुंच गए तो दिस इज योर पॉइंट बी। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। क्या ऐसे काम करेंगे हम लोग? अच्छा एक बात बताओ, यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हाफ एम यू स्क्वायर लिखूं मैं? बिल्कुल लिखेंगे, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ
बेटा कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ, RE इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। यहां पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, और बेटा यहां पे इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या बनता है फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, माइनस का G कैपिटल M डिवाइड बाय स्मॉल m डिवाइड बाय इंफिनिटी। बेटा ये तो जीरो हो जाएगा, है ना, तो फाइनल इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो जीरो होता है। सो यहां से पहली बात तो स्मॉल m से सारे स्मॉल m मर जाएंगे, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस का G कैपिटल M डिवाइडेड बाय RE इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय 2। आपको v निकालना है, क्वेश्चन में u दे रखा है, बाकी सारी चीज आपको पता होती है। चलिए भाई अगले पेज पे सॉल्व कर लें इसको। सो u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस का gm डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय 2। मेरे बच्चे u की जगह 15 इंटू 10 का पावर 3 किलोमीटर था, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, स्क्वायर किया, डिवाइड बाय 2 माइनस का gm की जगह मैं पुट करता हूं GRE का स्क्वायर डिवाइडेड बाय RE इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय 2। RE से RE मर जाएगा तो ये बन जाएगा 225 10 का पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 9.8 इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ 64 1 2 3 4 5 मीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने इसको, इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय 2। बेटा सॉल्व किया इसको, कितना बनता है 9.8 मल्टीप्लाई बाय 64, 8 4 32, 9 4 36, 39 होते हैं बेटा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 8 6 48 होते हैं, 4 लगेगा, 9 6 54, 55 56 57 58, इट विल बी 58, 9 8 17, 8 4 12 और यहाँ पे 6। ठीक है, चलिए तो 627.2, तो इट विल बी 225 इंटू 10 का पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 627.2 इंटू 10 का पावर 5 इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय 2। थोड़ा सा हम और स्मार्ट वर्क करते हैं सर, 2 का एलसीएम ले लेते हैं ताकि चीजें इजी हो जाए अपने लिए। सो 2 का एलसीएम ले लिया तो इट विल बी 225 10 का पावर 6 माइनस का 627.2 627.2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 to the 4, 7 to the 14, 2 to the 4 5, 6 to the 12, 1254. So it will be 1254.4 into 10 का पावर 5 equals to v square अपॉन में 2 और अपॉन में 2, 2 से 2 मर जाएगा, 225 इंटू 10 का पावर 6 माइनस का 1254.4 10 का पावर 5। बेटा यहाँ पे एक और काम कर लें क्या, 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे देखो बेटा ये 10 की पावर 6 बन जाएगा, है ना। सो 225 इंटू 10 का पावर 6 माइनस का ये 10 नीचे लगेगा 125.44 इंटू 10 का पावर 6 इज योर v स्क्वायर। थोड़ी सी मक्कारी करें क्या, मुझे कैलकुलेशन साफ साफ नजर आ रही है यहाँ पे, वही कर लेते हैं। सो 225 इंटू 10 की पावर 6 माइनस का बेटा 125.44 को मैं 125 लिख रहा हूं इंटू 10 की पावर 6, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर बनेगा। फिर 225 माइनस 125 बेटा 100 होता है, ये 100 इंटू 10 का पावर 6 v स्क्वायर, तो v का वैल्यू बनेगा 10 इंटू 10 का पावर 3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज एग्जैक्टली नॉट द सेम आंसर बट हाँ अप्रोक्सीमेशन वाला बनेगा। कैन बी रिटन एज 10 किलोमीटर्स पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल इन द इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर स्पेस में पार्टिकल की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर सेकेंड की हो जाएगी। ठीक है, तो पार्टिकल की स्पीड कितनी बनेगी इसमें, 10 किलोमीटर पर सेकेंड की बनेगी। तो यही है हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 38। लिख लो जल्दी से। इंटरस्टेलर स्पेस बोले तो घबराना मत, इंफिनिटी कंसीडर कर लेना उसको। ठीक है, अगर वो इंटरस्टेलर स्पेस कहता है तो सब घबराना मत, ये मत सोचना कि सर ये क्या है, कौन सा स्पेस है, कितना डिस्टेंस होगा, वो आप इंफिनिटी पे ले लेना। ठीक है, और इंफिनिटी पे फिर पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो ही जाती है। खैर क्लियर रहेगी बातें सभी को, कोई समस्या तो नहीं है इसमें। लिख लो भाई ये सारी बातें, 10 किलोमीटर पर सेकेंड, पक्का कोई समस्या नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो कि हमारा कहता है अ मास ऑफ 6 इंटू 10 की पावर 24 kg which is equal to the mass of the earth
is to be compressed in a sphere in such a way that the escape velocity from the surface is 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. What should be the radius of the sphere? ये इतना मास हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, इसको दबा रहे हैं. जैसे वो लड्डू बनाते ना तो क्या होता है, पहले तो वो क्या बोलते हैं उसको, बूंदी जो होती है उसको ऐसे मिलाते हैं ना, कंप्रेस करते हैं गोल गोल करके. तो ये भी हमारे पास मास है, इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, गोल कर रहे हैं ना, बिल्कुल स्फीयर में कंप्रेस कर रहे हैं, सो दैट इसके सरफेस से एस्केप वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए. तो बेटा जो आपने इस मास को कंप्रेस करके एक स्फीयर बनाया उसका रेडियस क्या होगा ये बताना आपको. आपने इस मास को कंप्रेस करके जो स्फीयर बनाया उसका रेडियस क्या होगा ये आपको बताना है. ठीक है, तो चलिए भाई, हमने कंसीडर किया कि भाई ठीक है, मान लिया हम लोगों ने कि हमने इस मास को कंप्रेस करके इसको स्फेरिकल बनाया. तो अब ये एक स्फीयर बन चुका है बेटा, जिसका मास है कितना, 6 into 10 की पावर 24 kg. बहुत ही बेहतरीन. इसके सरफेस से अगर कोई पार्टिकल को एस्केप करना है तो एस्केप वेलोसिटी दे रखी है 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द एस्केप वेलोसिटी. तो बेटा ये जो स्फीयर बनाया है इसका रेडियस क्या होगा, स्फीयर का रेडियस क्या होगा ये आपको बताना है. तो एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा यहाँ पे re. बहुत ही बेहतरीन. वेयर रेडियस r इज द रेडियस है ना, e मत लगाओ. एस्केप वेलोसिटी है 3 into 10 की पावर 8 इक्वल्स टू अंडर रूट में 2 into, बेटा चाहें तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं है ना. क्या करें, gm m 6 into 10 की पावर 24. चलो भाई नहीं कर रहे स्मार्ट वर्क, 6.6 10 की पावर माइनस का 11 into 6 into 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय रेडियस. ये हमें निकालना है. दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं हम लोग तो काम आसान हो जाएगा. स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. अगर आपने दोनों तरफ ही स्क्वायर कर दिया तो 3 का स्क्वायर 9, 10 की पावर 8 का स्क्वायर 10 की पावर कितना हो जाएगा 16. सो 9 into 10 की पावर 16 इज इक्वल्स टू 2 into 6.6 10 का पावर माइनस का 11 मल्टीप्लाई बाय 6 into 10 का पावर 24 डिवाइडेड बाय रेडियस. सो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, पॉइंट हटा दिया, अपॉन में एक 0 लगा दिया, 3 से फिर से 22 टाइम्स चला जाएगा. सो 10 की पावर 16 इज इक्वल्स टू कितना होगा 44 2 जा 88 इंटू 10 का पावर 13 डिवाइड बाय 10 आर. सो आर का वैल्यू बनेगा 88 इंटू 10 का पावर 13 डिवाइड बाय 10 का पावर 17. अरे 16 नीचे आएगा तो 10 इंटू 10 का पावर 16 10 का पावर 17 होता है. सो यहां से R का जो वैल्यू बनता है इट कम्स आउट बी 88 इंटू 10 का पावर माइनस का 4 मीटर. ओह अच्छा, मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना है कर सकते हो. वैसे तो 8.8 मिलीमीटर. राउंड ऑफ करना चाहते हो तो इसको राउंड ऑफ करके 9 मिलीमीटर भी कर सकते हो आप लोग. सो दिस विल बी आंसर फॉर दिस. मीटर था, एक 10 की पावर माइनस 1 छोड़ दिया. देखो भैया क्या होता है ना, 1 मीटर जो होता है ना वो 10 की पावर माइनस का 3 मिलीमीटर होता है. सो 10 की पावर 3, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, अब सही. सो 1 मिलीमीटर जो होगा वो 10 की पावर माइनस का 3 मीटर हो जाएगा. सो 10 का पावर माइनस का 3 मीटर तो वो तो 1 मिलीमीटर हो गया. बचा हुआ 10 का पावर माइनस 1 इधर चला गया 8.8 मिलीमीटर बना के. ये दोनों आंसर्स आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे. क्लियर रहेगी बातें. तो आपने रेडियस कितना निकाला 9 मिलीमीटर, अप्रोक्सीमेटली 9 मिलीमीटर. दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो भैया नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं. जल्दी से नोट कीजिए इसको. किया नोट सभी ने? पक्का देख लो ये सारी बातें. हो गया कंप्लीट? बहुत ही बेहतरीन. चलिए भाई, तो यहां पे हमारे जो एक्सरसाइज का पार्ट था वो हो जाता है समाप्त. उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल सभी समझ आए होंगे. फिर भी अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो भाई वीडियो दोबारा देखने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे आइए. आके आपको जाना है क्लास 11th में. क्लास 11th में जैसे क्लिक करोगे आपको यहां पे मेरा ये HC वर्मा क्लास 11 का पार्ट दिख जाएगा. वॉच नाउ पे क्लिक करोगे देन यू विल गेट दिस पेज, जहां पे इधर की तरफ मेरे अभी तक के जितने भी लेक्चर्स है बेटा, जितने भी वीडियोस हैं HC वर्मा के, वो सारे आपको मिल जाएंगे.
ठीक है, तो आप यहां पे आके अपने लेक्चर्स को देख सकते हो, रादर देन आप वीडियो को इधर उधर जाके ढूंढो, टाइम वेस्ट करो। उससे बेटर है सीधा वेबसाइट पे आके आप डायरेक्टली उस वीडियो पे जाके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। सो नो डाउट आपका टाइम यहां पे बचने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आपको यूट्यूब से डिस्ट्रैक्शन होते हैं ना, पता चल रहा है तुम मेरा वीडियो ढूंढ रहे हो, ओहो क्या बात है, नया गाना आया अरिजीत सिंह का, तो फिर वो तुम सुनने लग जाओगे, तो वो डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं होंगे यहाँ पे, तो बेटर आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से हो जाएगी, ठीक है। और वेबसाइट पे आने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आके आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत है भाई, ये फ्री रहेगा आपका, बस ये एक जरिया है आपके वीडियो तक पहुंचने का, डायरेक्ट जरिया है आपके वीडियो तक पहुंचने का, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। तो वेबसाइट पे आके जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, सो दैट आप कोई नोटिफिकेशन को मिस ना करें। बाकी अपने दोस्तों तक ये सेशन जरूर पहुंचाइएगा, उनको बोलिएगा कि फिजिक्स में एचसी वर्मा के सॉल्यूशन सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आके जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये बेनिफिशियल होगा आपके जेईई एग्जाम के लिए। बाकी सेशन अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बस इतनी ही बातें आज के अमेजिंग सेशन के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।